झूठ किस करवट बैठेगा इसका पता तो 3 दिसंबर को चलेगा, या फिर इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, या फिर यह तो ठीक ठीक बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि इसका हश्र क्या होगा, मतदाता कहां वोट डालेंगे। हम जैसे पत्रकारों के लिए ये जो वाक्य हैं, छोटे छोटे वाक्य, ये स्थायी वाक्य बन गए हैं चुनाव के दौरान। आखिर वोटर वोट क्यों डालता है, किन मुद्दों पे डालता है, किन वजहों से डालता है, इसकी ये जो बड़ी पहेली है, इसी पहेली पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक सुनील कुमार हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार। वोटर आखिर वोट क्यों डालता है और किस आधार पर डालता है? क्या राज्य के मुद्दे को देख के देश के मुद्दे पे डालता है, देश के मुद्दे के आधार पे राज्य के मुद्दे पे डालता है, धर्म को देख के डालता है, विधानसभा में विधायक के परफॉर्मेंस को देख के डालता है, जाति के नाम पे डालता है? आखिर वोटर के मन में चल रहा होता है, लेकिन वो क्या चल रहा होता है, किस आधार पे वोटर तय करता है? आप आलोक ये बतलाओ, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। पक्का? पक्के से नहीं, मेरे को आपके मन में केजरीवाल के लिए अपार श्रद्धा दिख रही है। आपने जितना कहा अभी तक जी, इसमें छत्तीसगढ़ में आधे वोटरों से ज़्यादा जो महिला वोटर हैं, इनके लिए एक शब्द भी आपने नहीं कहा। डालता है, खाता है, पीता है, सोचता है, कैसे तय करता है। अरे भाई, करती भी है। वोटर जब हम बात कर रहे होते हैं तो यही तो आम आदमी पार्टी बोलती है कि हमारे पार्टी का नाम आदमी पार्टी है, लेकिन औरत तो उसमें शामिल है। वोटर करते हैं, मैं इस वाक्य को दुरुस्त कर लेता हूं, वोटर करते हैं। देखिए, मेरी जिम्मेदारी है, में क्या चल रहा होता है। मेरी जिम्मेदारी है। महिला के साथ बेइंसाफी कहीं होती है तो मैं उसमें भागीदार नहीं होता, मैं दुरुस्त कर लेता हूं, दुरुस्त हो जाता हूं। अब सवाल रहा आज का कि वोटर के मन में क्या रहता है, वोटर क्यों डालते हैं वोट किसी को। मैं कई बार हैरान होता हूं ये देखकर कि वोटर पूरे प्रदेश में एक किस्म से वोट डाल देते हैं। जैसे 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में हुआ। हमको ये मान के चलना चाहिए कि अलग अलग विधायक थे, 90 कैंडिडेट थे दोनों पार्टी के, 180 कैंडिडेट तो दो पार्टियों के थे, और बहुत सारे सैकड़ों कैंडिडेट और भी थे। इनके बीच में वोटर किस तरीके से सही चेहरा छांटते हैं, सही पार्टी छांटते हैं, कैसे करते हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ। मैं जैसे कॉलेज में केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल होते रहा लगातार, तो मुझको उन दोनों के गणित और समीकरण कभी समझ नहीं आए। मुझको लगता है कि एक वोटर जो है वो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों के समीकरण हल करता है, दोनों के सवाल को हल करता है किसी को वोट देते हुए। कैसे वोटर तय करता है कि किसको वोट देना है? जैसे मैंने अभी एक चर्चा में ये कहा था कि मुद्दे क्या हैं इस चुनाव के, एजेंडा जब ये आ रहा था, पार्टियों के मैनिफेस्टो आ रहे थे, तो मैंने कहा था कि मैंने हर पार्टी को सुझाया था कि स्कूल में बच्चों का नाश्ता जो पार्टी चालू करे, मैं वोट उसी को दूंगा। अब वो बीजेपी ने जोड़ा है अपने घोषणा पत्र में। मैंने हर पार्टी को भेज दिया था। ये बीजेपी को ज्यादा इंसिस्ट किया था आपने? नहीं, मैंने ज्यादा इंसिस्ट तो भूपेश बघेल जी को पिछले 2 साल से किया था। 2 साल में 6 बार मैं उनको भेज चुका था। मैं बिना चुनाव के भी उम्मीद कर रहा था कि वो कार्यकाल के बीच में भी लागू कर देंगे। 30 लाख स्कूली बच्चे हैं छत्तीसगढ़ में, सरकारी स्कूलों के, जिनमें से अधिकतर गरीब हैं। इनके परिवारों के बारे में मुझको जो पता लगा है, शाम 7 बजे 8 बजे घर में जो खाना बनता है उसको खा लेते हैं। उसके बाद सुबह कोई नाश्ता नहीं रहता। माँ बाप मजदूरी को निकल जाते हैं, नाश्ते की परंपरा नहीं है घर में, हालत नहीं है। उनको अगला खाना नसीब होता है दोपहर 1:30 बजे 2 बजे मिड डे मील का। शाम 7 से लेके दोपहर 2 बजे तक कई बच्चे कुछ नहीं खाए रहते हैं, गरीब बच्चे। अब आप सोचिए कि जो संपन्न परिवार हैं वो हॉर्लिक्स और बोर्नवीटा और जाने कितने किस्म के ब्रांड अपने बच्चों को खिलाते हैं कि इनसे याददाश्त तेज होगी, उसकी पेट भरा रहेगा तो सीखेगा जल्दी बच्चा। सुबह उठते ही बच्चों को जो है बिस्तर से ही खिलाना शुरू हो जाता है। ऐसे में मैंने सुझाया था भूपेश बघेल जी की सरकार को कि कुल
300 करोड़ रुपए साल का खर्च है, 30 लाख बच्चों को साल में 250 दिन नाश्ता दिया जा सकता है। बहुत बड़ी रकम नहीं थी 300 करोड़ की, जब प्रदेश के 30 लाख बच्चों का एक साल देखें तो। तमिलनाडु ने किया है ये, पुदुचेरी ने किया है ये। मैंने सब पार्टियों को भेज दिया था और बीजेपी को भी भेज दिया था। बीजेपी के घोषणा पत्र में उसको जोड़ा गया है। हालांकि उस नाश्ते के चने और गुड़ पे नरेंद्र मोदी की फोटो छाप दी गई है, नमो पोषण योजना ऐसा कुछ नाम दिया गया है। मेरा कहना है किसी के भी नाम पे दे दो, नरेंद्र मोदी के नाम पे भी दे दो। गरीब बच्चे अगर स्कूल आ रहे हैं, उनको सवेरे नाश्ता मिलता है, गुड़ चना मिल जाए, पोहा उपमा मिल जाए, उनकी हालत बेहतर होगी। अब मेरा तो आलोक, आपने जो कहा वोट किसका रहेगा, तो मैं तो ईमानदारी की बात बताता हूँ। अगर मतदान के दिन तक कोई और पार्टी बच्चों को नाश्ते की घोषणा नहीं करेगी तो मैं तो अपनी कहे हुए पे, कथनी और करनी को सही करते हुए मैं इस बार बीजेपी को वोट दूंगा, अभी से बतला रहा हूँ। बच्चों को आपने जीवन में शायद कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया हो। अब ये तो गोपनीय था, मैं बतलाना नहीं चाहता। मेरे लिखे हुए को देख के आप जो भी नतीजा निकाल सकते हैं, आप और सभी लोग आज़ाद हैं उसके लिए। लेकिन मेरा मानना है जो बच्चों को नाश्ता देंगे मैं उनको वोट दूंगा इस बार का। तो इस बार का मेरा मतदाताओं के बारे में क्या सोचते हैं? आपने इतने लंबे समय तक जो है मतदाताओं, राजनेताओं सबको देखा, परखा, बातचीत की है, रिपोर्टिंग की है, बरसों तक जो है ये वृहद अनुभव है। मतदाता आखिर वोट किन कारणों से देता है, किसी कैंडिडेट को कैसे तय करता है? मैं बताऊं आलोक, बहुत लंबा अनुभव जो है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी कर देता है। आप कंफ्यूज कर डालिए। कंफ्यूज यानी मैं अपना कंफ्यूजन आपके साथ साझा कर रहा हूं जी, कि जैसे मान लीजिए मैं किसी पार्टी को पसंद नहीं करता हूं वैचारिक आधार पे। पार्टी तो वैचारिक आधार पे पसंद की जाती है, मैं पसंद किसी पार्टी को नहीं करता हूं, लेकिन जो लोकल कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसमें उस पार्टी का कैंडिडेट बेहतर इंसान दिखता है मुझको। जैसा अटल जी के बारे में कहते थे कि बुरी पार्टी में अच्छे व्यक्ति थे वो। जी, मैं नहीं जानता वो थे कि नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि बीजेपी बुरी पार्टी थी। अभी मतदान चल रहा है, मैं क्यों प्रचार करूं उसके खिलाफ। लेकिन कहते थे लोग कि अटल जी बुरी पार्टी में अच्छे व्यक्ति थे। ऐसा ही मुझको लगता है कई बार कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र में किसी बुरी, जिसको जो पार्टी बुरी लगती हो, एक बुरी पार्टी से एक अच्छा व्यक्ति कैंडिडेट है, तो मैं क्या करूं? क्या बुरी पार्टी के आधार पे उस व्यक्ति को वोट न दूं? क्योंकि ईवीएम मशीन मेरे को 2 बटन नहीं देती, एक पार्टी के लिए और एक कैंडिडेट के लिए। मुझको बटन एक मिलती है, उस एक बटन में आपने 2 चीजें लाद दी, ठीक है। ये उसी तरीके से एक खूबसूरत युवती आपने मेरे पास भेज दी जिसको गंभीर बीमारी है। मैं बीमारी को देखूं कि सुंदरी को देखूं, किसको देखूं? मैं इस किस्म की हालत हो जाती है कि मैं बुरे कैंडिडेट को देखूं, अच्छे पार्टी को देखूं, या अच्छी पार्टी को देखूं, उसके बुरे कैंडिडेट को देखूं। मैंने वामपंथियों के अलावा ऐसी पार्टी नहीं देखी है जिसमें बहुत बुरे कैंडिडेट न होते हों। हर पार्टी में इस तरह के कैंडिडेट देखने मिल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी 2 बड़ी पार्टी, 3-4 छोटी पार्टी आप देखेंगे, अच्छे बुरे सब लोग हैं। नहीं, इस बार तो दोनों पार्टियों का, दोनों पार्टियों ने यही बार बार क्लेम किया कि हम जिताऊ कैंडिडेट को जो है, एक पैमाना, केवल एक पैमाना है, चाहे वो लंपट हो, गुंडा हो, अरबपति हो या कंगाल हो, जिताऊ हो। नहीं, कंगाल को नहीं दिया किसी ने। आप ऐसा किसी पार्टी को तोहमत मत दीजिए कि उसने, माफ करिएगा मैं कंगाल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। बीपीएल, ईश्वर साहू नहीं, आप दिया गया है। आप बीपीएल भी मत कहिए। ईश्वर साहू को 11 लाख रुपया बीजेपी ने दिया था उसके घर जाके, उस दिन वो बीपीएल से ऊपर उठ गया। एक दूसरा यह है कि ईश्वर साहू को जो कैंडिडेट बनाया गया उसकी आर्थिक स्थिति के बावजूद बना दिया गया हो, ऐसा नहीं है। इस चुनाव में उसके ऊपर जितने करोड़ रुपए खर्च करने होंगे वो बीजेपी वहां पर करेगी। लेकिन जिताऊ कैंडिडेट होना जो है वो दोनों पार्टियों की पहली प्राथमिकता थी, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन एक अपवाद इसका देखने मिलता है कि पार्टियां कहीं कहीं जातीय समीकरण के आधार पे इस जाति का कोई भी जिताऊ नहीं मिल रहा है, लेकिन इस जाति के वोटर जो हैं वो 15 सीटों को प्रभावित करते हैं, तो हारने के लिए भी इसके एक कैंडिडेट को वोट दे दो। जैसे मैं उदाहरण के लिए बतलाता हूँ आपको, रायपुर शहर, यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं और लगी हुई कई सीटें हैं। यहाँ बृजमोहन अग्रवाल जो हैं वो
पूरी ज़िंदगी से जीतते चले आ रहे हैं। जब से चुनाव में खड़े हुए हैं, कॉलेज के स्टूडेंट इलेक्शन से तब से लेके आज तक कुछ नहीं हारे, वो जीते ही जीते हैं। भूपेश बघेल भी कोई चुनाव हारे हैं, कोई जीते हैं, ये तो सभी चुनाव जीते हुए हैं। इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो है उसने कभी भी दो चुनाव एक कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया। हर चुनाव में कैंडिडेट बदल देती है कांग्रेस इनके खिलाफ। कई बार मुझको लगता है कि कांग्रेस 89 सीटों पे कैंडिडेट तय करती है, रायपुर दक्षिण का कैंडिडेट बृजमोहन अग्रवाल तय करते हैं कांग्रेस का। इस बार मेरे से कौन हारेगा मैं तय करता हूँ। हर बार, जैसे पिछले बार हमारे आपके दोस्त रुचिर गर्ग के नाम की चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस में आए हैं, उनको वहाँ से टिकट दिया जाएगा। वहाँ से टिकट दिया गया कन्हैया अग्रवाल को। लोगों ने जैसे ही तय हुआ कन्हैया अग्रवाल का नाम, पहला फ़ोन यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल को आया, भैया बधाई हो, कन्हैया का नाम तय हो गया है। ऐसा जैसे उनकी पार्टी से तय हो गया है। ये अलग बात है कि कन्हैया अग्रवाल ने बृजमोहन अग्रवाल की लीड को घटाते घटाते 16,000 पे शायद ला दिया था। इस बार अगर कन्हैया अग्रवाल को टिकट मिलती तो हो सकता है 5 साल उन्होंने यहाँ पे काम किया था, 5 साल काम किए को पार्टी ने ही टिकट नहीं दी। उन्होंने महंत रामसुंदर दास को लेके आया कांग्रेस ने यहाँ पर। कई लोगों का कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल भूपेश बघेल के मित्र हैं, तो इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बृजमोहन अग्रवाल को उनके सहयोग के लिए ये तोहफा दिया है, ऐसा कई लोगों आप का। प्रत्याशी पे उतर आए हैं, मैं बात करना चाह रहा था मतदाता पे, अच्छा, वोटर पे। अब मैं वोटर की अगर बात करूं मैं, तो महंत रामसुंदर दास हैं और बृजमोहन अग्रवाल हैं। मैं इसको एक मिसाल दे के बात कर रहा हूँ। बृजमोहन अग्रवाल जो दोपहर देर से तैयार होते हैं, रात देर तक सोते हैं, 12 बजे से लेके रात 10-12 बजे तक 12 घंटे वो लोगों को उपलब्ध रहते हैं, ढेर पैसा देते हैं, लोगों को मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं। वो इतना पैसा कहाँ से लाते हैं, उनके होंगे अपने सोर्स, बहुत खर्च करते हैं राजनीति पर रोज़, विपक्ष में रहते हुए भी। तो मतदाता शायद ऐसा कैंडिडेट पसंद करते हैं कि जो काम आए। महंत जी से मिलेंगे तो वो दान मांग लेंगे, वो दान पेटी सामने रख देंगे, महंत जी का पांव छूना पड़ता है। बृजमोहन आधी आबादी का पांव छू लेते हैं या चौथाई का पांव छू लेते हैं। वोटर शायद ये भी सोचता है कि मेरे विधायक के साथ मेरा रिश्ता कैसा रहेगा, पाए लागू महाराज बोलना पड़ेगा कि महाराज मेरा पांव लगेगा, क्या होगा, शायद ये एक रहता है। दूसरा, वोटर का दिमाग मुझको लगता है ये भी रहता है कि मेरे मुसीबत में ये मेरे क्या काम आएंगे। उस वक्त वोटर ये नहीं देखते कि ये लाते कहाँ से हैं पैसा, हमारा रॉबिनहुड लाता कहाँ से है, कहाँ से लाता है जो हमको इतना पैसा देता है, इतनी मदद करता है, हर मुसीबत में साथ खड़े रहता है, तो हमारा रॉबिनहुड लाता कहाँ से है। वोटर नहीं देखना चाहते। वोटर चाहते हैं कि उनका विधायक, उनका सांसद, उनके सांसद ये दिखने में ईमानदार दिखते रहें, रॉबिनहुड रहें, दुनिया जहान से लूट के लाएं, हमारी नगद मदद करें, हमारे मुसीबत में काम आए। ये मैंने इस शहर में रणवीर सिंह शास्त्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे, गांधीवादी थे, पूरी जिंदगी खादी पहनते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको देखा मैंने। एक चुनाव जीत गए थे, दूसरा चुनाव शायद हार भी गए। वो लोगों ने पसंद नहीं किया, कड़क बोलते थे मुंह पे, कोई कागज लेके जाए 90% कागज में बोलते थे, नहीं हो सकता, हार गए चुनाव। राजेश मूणत इसी शहर के, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, काम खूब किया उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, अंधाधुंध काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर का। शहर के बीच से 2-2 बाईपास बनवा दिए, सैकड़ों करोड़ का उन्होंने खर्च यहाँ पर किया रायपुर में, शायद हजारों करोड़ का 15 साल में, हजारों करोड़ का। चुनाव हार गए। लोगों को लगा ये जुबान का कड़वा है, काम बहुत करवाया लेकिन 2 काम नहीं करवाए, मीठा नहीं बोल पाए राजेश मूणत, एक लोगों ने पसंद नहीं किया। आप पुल बनवाओगे लेकिन मीठा नहीं बोलोगे, ये क्या बात हुई। हरा दिया उन्होंने चुनाव, 15 साल बाद हराया, 3 बार तो जिताया था, हरा दिया उन्होंने। दूसरा ये है, लोगों के निजी काम उतने नहीं करवाए जितना बृजमोहन करवा के 5 साल अपनी जीत की गारंटी कर लेते हैं। निजी काम, हर एक का निजी काम करवा देते हैं बृजमोहन अग्रवाल। तो वोटर ये भी पसंद करते हैं मेरे निजी काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से निजी काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर जो आपने और कई बातें कही, ईश्वर साहू का आपने नाम लिया, मुझको लगता है कि जाति और धर्म का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण,
जो इस प्रदेश में अब केवल बीजेपी की मोनोपोली नहीं रह गई है, कांग्रेस भी उसको दूसरे तरीके से कर रही है। हिंदुओं का ध्रुवीकरण तो कांग्रेस भी यहाँ पर कर रही है, चाहे वो मुस्लिम और ईसाई के एकदम खिलाफ जाके ना हो, लेकिन उसको अनदेखा करने की कीमत पर तो कर ही रही है ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण कर रही है हिंदुओं का। हिंदुओं को बता रही है हम केवल तुम्हारा ही ख्याल रखते हैं, बाकी को हम देखते भी नहीं हैं। ऐसा ये ध्रुवीकरण जो है ये कांग्रेस भाजपा दोनों छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, जाति का भी कर रहे हैं, धर्म का भी कर रहे हैं। दोनों में एक बुनियादी फर्क है, मैं बतला देता हूँ। कांग्रेस सांप्रदायिक हिंसा को अनदेखा कर रही है, भाजपा को सांप्रदायिक हिंसा से परहेज नहीं है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, लुकी छिपी बात क्यों करूँ। ये थोड़ा सा फर्क रह गया है। ये ध्रुवीकरण जो है ये भी वोटरों को अपील करता है। जिस ईश्वर साहू के बेटे को सांप्रदायिक हिंसा में मार डाला गया था, वो ईश्वर साहू बीजेपी का कैंडिडेट है साजा से। रविंद्र चौबे जैसे ताकतवर सवर्ण मंत्री के खिलाफ कैंडिडेट है। मुझको लगता है जिन सीटों पर साहू कैंडिडेट हैं, चाहे उनका कोई भी साहू मतदाता पर्याप्त संख्या में है, उनका सामने कैंडिडेट चाहे जो हों, उनको ईश्वर साहू जरूर दिखेगा साहू मतदाताओं को। एक दूसरा सवाल, आम तौर पर विधायक से जो आपने जितनी बातें कही, आमतौर पर विधायक से ये अपेक्षा की जाती है कि विधानसभा क्षेत्र में जो है हाँ, उसने क्या क्या काम किया है। हाँ, क्या विधानसभा के भीतर हाँ, उसने जो काम किए हैं हाँ, उसकी चर्चा करने वाला कोई मतदाता आपको अब तक के पूरे जीवन में कोई एक मतदाता मिला है ऐसा जो मुझको विधानसभा पे चर्चा करे? मुझको एक भी नहीं मिला है ऐसा। और चंद्रशेखर साहू जो कि भाजपा के थे, विधानसभा में अच्छा परफॉर्म करते थे एक समय, जब तक वो मंत्री नहीं बने थे तब तक अच्छे थे, इंसान भी अच्छे थे, विधायक भी अच्छे थे। मंत्री बनने के बाद के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। विधानसभा में परफॉर्मेंस अच्छा था, पढ़ते थे, लिखते थे, मुझसे आके घंटों बहस करते थे, किताबें पढ़ते थे और लोगों से बात करते थे। कल ही मेरे भास्कर नागपुर के संपादक प्रकाश दुबे जी से बात हो रही थी, वो चंद्रशेखर साहू को याद कर रहे थे, कह रहे थे आपके एक दोस्त थे विधायक, क्या हुआ? मैंने कहा वो दोस्त मेरे थे विधायक रहने तक, मंत्री बनने के बाद वो मंत्री रह गए केवल, अब भी वो केवल भूतपूर्व मंत्री हैं, दोस्ती इतिहास है। खैर, वो विधानसभा में बहुत सक्रिय थे, विधायक के रूप में अच्छा काम करते थे, पढ़ते थे, बहस में हिस्सा लेते थे, चुनाव हार गए। तार्किक तरीके से बात रखते थे, चुनाव हार गए क्योंकि वोटरों का ख्याल नहीं रखा। आप विधानसभा में कुछ मत करो, आप विधानसभा में सो जाओ, विधानसभा में कुछ मत करो, वोटरों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सांसद लोकसभा में कुछ न करे। मैंने यहाँ कहा था एक बार किसी बहस में कि लोकसभा का जब हमको प्रसारण देखने मिलता था तो लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज, इनके ठीक पीछे बैठे हुए रमेश बैस दिखते थे। रायपुर शहर के सांसद, रायपुर शहर के सांसद ठीक पीछे बैठे दिखते थे। वो राज्य रायपुर मंत्री, लोकसभा जो क्षेत्र है उसके सांसद वो हमारे, राज्य मंत्री भी बन गए थे। भूले भटके भी वो वहाँ संसद में मुंह नहीं खोलते थे, बड़ा ढूंढना पड़ेगा तब मिलेगा उनका कहा हुआ कुछ। कुछ एक मुद्दों पर उन्होंने अच्छी टिप्पणियां की हैं, कुछ एक पे जी, लेकिन 5, 6, 7 बार सांसद हो गए वो यहाँ से। 5 बार के तो थे ही थे, और भी ज्यादा के होंगे। जी, लोगों ने चुना उनको बार बार, शायद इसलिए भी कि कांग्रेस पार्टी तकरीबन हर बार उनके खिलाफ नया कैंडिडेट उतार देती थी। ये शहर जो है इसमें भाजपा का कर्ज खाया हुआ है कांग्रेस ने। वो बृजमोहन अग्रवाल और रमेश बैस के खिलाफ किसी कैंडिडेट को 2 बार नहीं लड़ने देते, ऐसा याद पड़ रहा है आमतौर पर। तो बार बार नया कैंडिडेट रख देते हैं जो इनसे हार जाता है। तो यहाँ भाजपा का कुछ कर्जा खाया है कांग्रेस ने कि इनको जिताते हैं 2 लोगों को लगातार। रमेश बैस के नाम पे आपको संसदीय योगदान बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ लगातार जीतते रहे। यहाँ जातिगत समीकरण रहा, यहाँ लोगों से बहुत ज़्यादा लोगों के काम करवाए हों ऐसा भी नहीं है। मैं बतला दूं आपको, जातिगत समीकरण उनके पक्ष में रहा ये। और ये संसदीय सीट जो है इसमें विधायक जो रहे वो बीजेपी के अच्छे रहे, उन लोगों ने इनको जितवा दिया। तो यहाँ पे उनका एक सांसद का संसदीय योगदान वोटर्स के काम का नहीं रहता, विधायक का, विधायिका का योगदान विधानसभा का वोटर के काम का नहीं रहता। जिस बुनियादी जिम्मेदारी के लिए उनको चुना जाता है उसको छोड़कर वोटर की उम्मीद रहती है
ये हमारे यहाँ की नाली साफ करने के लिए म्यूनिसिपल जोन कमिश्नर को बोल दे, दुर्गा पूजा करवा रहे हैं तो किसी उद्योग से 1 लाख रुपया चंदा दिलवा दे। तो जब आप अपने सांसद और विधायक को जोत के रखते हैं बैल की तरह खेत में, तो उन बैलों से आप संसदीय योगदान की उम्मीद नहीं कर सकते। ये बहुत ही दुखद बात है वोटरों के साथ कि वोटर जो हैं वो पार्षद से लेके सांसद तक किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। जैसे डूबते को तिनके का सहारा रहता है, ऐसा जनता को नेता का सहारा रहता है। जो नेता सामने दिखे उसी को बोल देंगे, थोड़ा नाली के लिए बोल देते भैया, वो पाटा तोड़ने आए हैं म्यूनिसिपल वाले, थोड़ा आप मना कर देते। जो दिखे उसको बोल देंगे। वार्ड मेंबर का काम सांसद को बोल देंगे, सांसद का काम वार्ड मेंबर को बोल देंगे। जो सामने दिखे उसको दूह लेने की कोशिश करते हैं वोटर। वोटर में ये राजनीतिक जागरूकता आई ही नहीं है कि किसका क्या काम है, किसको हम किस लिए चुनते हैं। जैसे आप घर में किसी को रखें दूध दोहने के लिए और आप उससे झाड़ू लगवा लें, तो उसकी दूध दोहने का जो हुनर है, उसका स्किल है, उसका आपने बेजा इस्तेमाल किया। जैसे मैं मेरे कैमरा पर्सन है, इनको मैं कहूँ थोड़ा प्रूफ रीडिंग कर लो, तो जो फोटोग्राफी का जो हुनर है, कैमरे का जो हुनर है, मैं उसका बेजा इस्तेमाल कर रहा हूँ। वोटर अपने नेताओं का लगातार बेजा इस्तेमाल करते हैं, और जब तक जनप्रतिनिधि बेजा इस्तेमाल को तैयार रहते हैं तभी तक वो चुने जाते हैं। ये तकलीफ की बात है। मैं फिर अपने सवाल पे लौटता हूं। भूपेश बघेल की सरकार को जनता क्यों चुनेगी? भूपेश बघेल की उपलब्धियों के लिए, कर्ज माफी के लिए चुने, या जो ईडी के जो छापे हैं उनकी अनदेखी करे? क्या करे मतदाता? क्या करे ये तो मैं नहीं कह सकता मतदाता क्या करेंगे, मैं इसकी एक कल्पना कर सकता हूँ क्या करेंगे मतदाता। मतदाता मुझको लगता है कागज पेन लेके बैठेंगे पति पत्नी और हिसाब लगाएंगे कि भूपेश बघेल हमको 200 यूनिट बिजली दे रहा है फ्री, 5 रुपया यूनिट बिजली हुई तो 1000 रुपया ये हमारी बचत हो गई। 1000 भाजपा बिजली दे रही है कि नहीं दे रही? जैसे आप कार खरीदते हैं ना, तो अलग अलग मॉडल में रहता है, इसमें ये खूबी है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये खूबी है, ये खूबी नहीं है। ऐसा वोटर जो है ये दोनों बड़ी पार्टियों को देखेंगे। ऐसा होता है प्रैक्टिकली? मुझको लगता है अपने मन में कैलकुलेट करते हैं। गरीब का ये तो आप बड़ी आदर्श स्थिति बता रहे हैं कि ऐसा बैठ के जो है नहीं, गरीब का कैलकुलेटर ज्यादा तेज रहता है। आलोक, आपके पास पैसा बीबीसी अल जजीरा से आता है रिपोर्टिंग का, आपको 200 यूनिट की वो कीमत नहीं मालूम है जो ये विमल को पता होगी, इसकी तनख्वाह आपसे कम है, और हमारे यहाँ जो बाई नीचे पानी पिला रही है उसको 200 यूनिट बिजली और बड़ी लगेगी। मैं आपको बतला सकता हूँ मतदाताओं का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ में जो गरीब है उसके लिए 200 यूनिट बिजली इतनी मायने रखती है कि बीजेपी को खारिज कर सकती है इस एक मुद्दे पे। एक बात। दूसरा, किसान खेतीहर मजदूर, किसान परिवार ये इतने बड़े हैं छत्तीसगढ़ में। आप ही के आंकड़े हैं, 24 लाख लोगों ने धान बेचा। ठीक है, एक किसान धान बेचने वाला जो है उसके परिवार में 4 वोटर होंगे, मान लेते हैं, माँ बाप भी होंगे बूढ़े, आल औलाद होगी, बेटा होगा। खेत के बंटवारा तो इतने जल्दी नहीं होते, तो 1-2 पीढ़ी चल जाती है। इन लोगों को लगेगा कि धान का दाम सबसे ज्यादा भूपेश बघेल दे रहा है। एक मैंने कैलकुलेट किया, अभी मुझसे बीजेपी के एक नेता सुबह बहस कर रहे थे कि हम 3100 रुपये दे रहे थे और हम 21 क्विंटल खरीदने वाले हैं भूपेश से ज़्यादा, हमारा पैकेज ज़्यादा फायदे का है। मैंने कहा भूपेश बघेल 3200 रुपये में 20 क्विंटल ले रहा है, 64,000 रुपया देगा किसान को 1 एकड़ में। आप दोगे 65,100 रुपया, 1 क्विंटल ज़्यादा लोगे। आखिरी का जो क्विंटल है 21वां क्विंटल, उसका आप 1100 रुपया दे रहे हो किसान को। तो भूपेश बघेल तो 3200 रुपये दे रहा है। दूसरा ये है 20 क्विंटल और 21 क्विंटल है कितने किसानों का? अधिकांश किसानों का तो इससे कम ही है। कई इलाकों में औसत उत्पादन भी उतना नहीं है, औसत उत्पादन भी उतना नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है, कांग्रेस का पैकेज लोगों को ज़्यादा फायदेमंद दिखेगा तो लोग कांग्रेस वोट बोलेंगे, नहीं भूपेश ला देना चाहिए। घर वाली बोलेगी, अमित शाह बोल के गए हैं कि वो हर महिला के, हर शादीशुदा महिला खाता में हर महीना 1000 रुपया आई। तोला अच्छा नहीं लगा थे का मोर खाता में 1000 रुपया महीना आई? तो
तो महिला सोचेगी कि मेरे को 1,000 रुपया ही महीना ये मिलेगा। आदमी बोलेगा, अमित शाह बोले है का फोकट के बिजली के कोनो, बिजली के बिल जो बनी तोला अंदाज है कतका बनी, और जो कर्ज माफी होवत है हमार कर्जा जो है ओकर माफी हुई 40,000 रुपया 2018 में हमार कर्जा माफी हो रही से, ये बार 55,000 रुपया कर्जा माफी हुई। तो तोला ये 55,000 रुपया साल के नहीं दिखे, तोला 12,000 रुपया अमित शाह के दिखते तो खाता में आई, तो ये फर्क लगेगा। फिर बात होगी ये दूठन बच्चा मन के पढ़ाई के लगते पैसा भी, अब कॉलेज जाही मन मान ले हो ही जाही, एक डेंटल कॉलेज में जाना चाहते, नर्सिंग कॉलेज में नर्स बनी बोलते नोनी, एक फीस भूपेश बोलते पूरा फ्री हो जाही, एक पैसा एडमिशन के दे बर नहीं लगी, एक पैसा पढ़ाई के नहीं लगी। आपने कांग्रेस की सारी योजनाओं की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो गिना दी हैं। मैं तो महतारी का 12,000 मैंने बीजेपी का गिनाया, लेकिन उस 12,000 के अलावा भाजपा के घोषणा पत्र में कांग्रेस से ऊपर कुछ नहीं है। मैं कैसा करूं, मैं लक्ष्मी की तरह कमल लेके तो नहीं बैठ सकता ना, वो तो भगवान देवी का काम है वो। तो मेरा ढेला सलाह नहीं है कि आप कांग्रेस को और भूपेश बघेल को वोट दो, मैं केवल ये देख रहा हूं कि वोटर तय कैसे करते होंगे। आपने पूछा, मैं आपके सवाल के जवाब को सोचने की कोशिश कर रहा हूं। वोटर के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा होगा? वोटर के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं होगा ऐसा सोचना अच्छा नहीं लगता मुझको। मैं व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार का विरोधी हूं और मुझको लगता है कि भ्रष्टाचार मुद्दा जरूर है। मुझको हर राजनीतिक दल के लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रह गया। फिर मुझको लगता है कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बुरी तरह से हारी तो कांग्रेस ने ढोल बजा बजा के कहा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा हमने उठाया था सरकार के खिलाफ, इसलिए ये पार्टी बीजेपी यहाँ पे आ रही है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, इस देश ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मामले पर ही बेदखल हुई बोफोर्स का मुद्दा। उसके अलावा 2014 का जो चुनाव है, 2G 3G कोल स्कैम, जो बाद में जाके साबित हुआ कि सब ये फुग्गा था, हवा थी इसमें बिल्कुल। लेकिन एक पिन लगा और विनोद राय का फुग्गे का दुकान खाली हो गया। लेकिन उसी के नाम पे जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। आपको बतलाता हूं मैं, जिस वक्त वीपी सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ बोफोर्स का मुद्दा उठाया, राजीव गांधी के खिलाफ कुल 39 करोड़ के भ्रष्टाचार का, तो 39 करोड़ जितना अभी छत्तीसगढ़ में कम से कम आधा दर्जन सीटों में एक पे खर्च होगा 39 करोड़। इलेक्शन ऑब्जर्वर आप सुन रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। खैर, तो ये 39 करोड़ के मुद्दे पे राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। मुझको याद है नारा था, गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है, ये एक नारा था। मुझको ध्यान है रायपुर के कलेक्ट्रेट में अफसरों के पास गांव से एक आदमी आया, सरपंच था या कोई था। कलेक्टर ने कहा क्या बात है साहब, हमार पंचायत में बोफोर्स हो गए। उसने बोफोर्स को ब्रांड वर्ड से जेनेरिक वर्ड बना दिया था, भ्रष्टाचार का समानार्थी शब्द बना दिया था। हमार पंचायत में बोफोर्स हो गए हैं साहब, ये हालत थी भ्रष्टाचार की। मुझको नहीं लगता कि पूरा देश भ्रष्ट हो गया है, लोग भ्रष्टाचार की पूजा करने लगे हैं। लोग अपने नेता से भी भ्रष्टाचार का कमाई चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं वो साफ सुथरा दिखता रहे, कम से कम भ्रष्ट न हो, वो भ्रष्टाचार करे, उनके भ्रष्टाचार करे लेकिन दिखते ना रहे ऐसा। तो मुझको लगता है भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। और जैसा आलोक ने कहा है, मुझको सवाल का सामना करना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैं भूपेश बघेल के कांग्रेस के कई स्कीम को गिना चुका हूं। क्या 5 साल का इस सरकार का भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा? हाँ रहेगा। क्या इस सरकार के 5 साल के भ्रष्टाचार की जो किस्में थी, जो आरोप उसके ऊपर लगे हैं, जो जनता देख रही है, ये कथित आरोप हैं, मैं कथित कह रहा हूं, मैं आरोप कथित भ्रष्टाचार कह रहा हूं। आरोप कथित नहीं होता, कथित भ्रष्टाचार मैं कह रहा हूं। हाँ, नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों को दिख रहा है। आलोक अपन क्यों किसी को खुश करने की कोशिश करें? हमको कांग्रेस ने अभी तक, ये तो जांच के बाद ही हमको कांग्रेस ने कोई पैकेज नहीं दिया है आलोक। तो मैं तो ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार इन 5 सालों में हुआ है, मैं उससे इनकार नहीं, मैं कथित में नहीं गिना दीजिए। भ्रष्टाचार कई तरह का, ईडी जिस तरह के मामलों को चला रही है, इसके अलावा भी
मुझको लगता है हमने जो म्यूनिसिपल का भ्रष्टाचार देखा है, जो राजधानी की म्यूनिसिपल में यहाँ का मेयर कहता है कि होर्डिंग का ठेका देने में 27 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। मंत्री यहीं रहता है, मेयर यहीं रहता है, मुख्यमंत्री यहीं रहता है, चीफ सेक्रेटरी यहीं रहता है, नगरीय प्रशासन सचिव यहीं रहता है। इसी शहर में म्यूनिसिपल से 2 किलोमीटर के दायरे में ये सब लोग रहते हैं और यहाँ 27 करोड़ का भ्रष्टाचार महापौर के नाक के नीचे हो गया। तो कैसे हुआ? ये महापौर का बयान मैं आपको बतला रहा हूँ। जब सारा काम काज हो गया उसके बाद फिर टेंडर निकले। हाँ, उसके बाद टेंडर निकले। ये रोज का किस्सा है, रोज का किस्सा। पूरी के पूरे सरकारी काम काज में भ्रष्टाचार जो पहले 15 साल था वो बढ़ गया है, उसका रेट बढ़ गया है। मुझसे एक व्यक्ति ने कहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या हाल है, तहसीलदार, एसडीएम, इनके कोर्ट में लोगों के काम होते हैं कि नहीं? मैंने कहा पिछली सरकार जैसा ही हाल है, रेट बढ़ गया है इस सरकार में। तो ये भ्रष्टाचार तो है ही, भ्रष्टाचार तो बढ़ा ही है। आपने देखा होगा, कल मैंने और शशांक ने शायद बात की है, ये एक एक विधायक की चर्चा सत्तारूढ़ पार्टी की है कि रेत की अवैध खुदाई, रेत का अवैध कारोबार, बिना लीज के रेत खोदना, बड़ी बड़ी मशीनें लगा के नदी से रेत निकालना। पूरे प्रदेश में मैं सालों भर खुदाई चलती रही, पूरे 5 साल भ्रष्टाचार चलते रहा। पूरे 5 साल दारू जो है दुकानों में रेट से ज्यादा पे बिकते रही। सरकार दुकान चला रही है, मैं तो चला नहीं रहा, आलोक चला नहीं रहे। अब तो अमोलक सिंह भाटिया, तो विचित्र सिंह भाटिया, तो जर्नैल सिंह भाटिया भी ठेके नहीं ले रहे हैं। तो अब तो सरकार ही चला रही है, अकेले सरकार चला रही है। गांव गांव में, घर घर में कोचिया शराब बेच रहे हैं, ओवर रेट पे बेच रहे हैं। दारू क्वालिटी से घटिया अगर आ रही है तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? यानी भ्रष्टाचार की कई किस्मों में से एक है। ऐसे कई मामले हैं, मैं उसको गिनाते हुए ये एपिसोड पूरा करना नहीं चाहता। मेरा ये मानना है कि वोटर वोट देते समय ये भी देखेंगे कि इसके भ्रष्टाचार से हम कितने प्रभावित हैं, हम कितने प्रभावित हुए, समाज कितना प्रभावित हुआ है, देश कैसे डूब गया है, नदी कैसे खाली हो गई है, इसको नहीं देखते लोग। प्रदूषण कैसे बढ़ गया है, कारखानों का भ्रष्टाचार नहीं देखते लोग देखते हैं मुझको क्या मिला, मुझको पैसा देना पड़ा, जंगल कैसे खत्म हो रहे हैं, हाथियों के हमले में लोग कैसे मारे जा रहे हैं। हाथी, लोगों का हाथी से अकेला रिश्ता गणेशोत्सव है। उस 10 दिन जितना प्रतिमा से रिश्ता रहता है लोगों का, उतना ही रिश्ता हाथी से, और हाथी से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो आप एक बात समझ लीजिए, भ्रष्टाचार मुद्दा है, लोग इसको तौलेंगे, लेकिन लोग ये तौलेंगे कि भ्रष्टाचार में मेरे को पैसा लगा है क्या? नहीं लगा है। मेरे को पैसा मिला है क्या? हाँ मिला है। तो लोगों की शराब की कोई नाराजगी नहीं होगी। बहुत बड़ी आबादी जो है शराब पीती है। शराब की नाराजगी, बढ़ी हुई कीमत पर शराब, खराब शराब, हाँ, नकली शराब, हाँ, पानी मिली हुई जो है शराब, हाँ, शराब की नाराजगी लोगों की होगी, रोज निकलती है। अब दारू भट्टी के बगल से निकले रोज लोग ऐसी जुबान बोलते हैं जिसको मैं बोलूँगा यूट्यूब बंद कर देगा। अभी मैं बोल नहीं सकता, यूट्यूब दिखा नहीं सकता, ऐसी जुबान बोलते हैं, नाराजगी होगी। लेकिन मैं दूसरी तरफ देखता हूँ, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, वो कैलकुलेट करेगा, उसका दिमाग कैलकुलेट करेगा। मैं यूरोप गया तो एक बोतल पानी लेता था तो मेरा दिमाग कैलकुलेट करता था 3 ड्यूश मार्क, तो इंडियन करेंसी में कितना हुआ, बोतल कितने की हुई, बाथरूम से पानी पी लो वो सस्ता है। दिमाग कैलकुलेट करता है गरीब का। मैं यूरोप में गरीब था तो मेरा दिमाग सब चीज़ कैलकुलेट करता था। ये कॉफ़ी कितने की है तो 262 रुपये की, छोड़ दो इसको, बिना चाय कॉफ़ी के रह लो 3 दिन। ऐसा गरीब है, उसको लगेगा 200 यूनिट बिजली फ्री में मिल रही है मेरे को। दारू का क्या है, रोज़ 10 रुपया ज़्यादा लगता है, 12 रुपया लगता है, लेकिन बिजली फ्री मिल रही है हर महीने 600 रुपये की, 800 रुपये की। ये एक हो गया। आदिवासी हैं, उनको लगेगा तेंदुपत्ता वनोपज का ज़्यादा मिल रहा है। किसान को लगेगा धान का तो मिल रहा है, कर्ज तो माफ़ी हो गई है। किसी को कुछ लगेगा, किसी को कुछ, बच्चों की पढ़ाई कम से कम फ्री हो जा रही है। वो नहीं होता तो दारू में जितना पैसा दे रहा हूँ उतना तो गुड़िया की फीस फ्री हो गई है। लोग ऐसा कैलकुलेट करते हैं। लोग आत्म केंद्रित हो गए। इस देश की राजनीति ने वोटर को जागरूक बनने नहीं दिया। उसको कहीं झुंझुना, कहीं रेवड़ी, कहीं कुछ, कहीं फ्रीबीज, कहीं जन कल्याणकारी चीज़ें ये दे देकर उस वोटर की सोच को आत्म केंद्रित होने से परे नहीं आने दिया। यानी वोटर जो है
व्यापक मुद्दों को लेकर, नीति सिद्धांत को लेकर, धर्मनिरपेक्षता को लेकर, आप छत्तीसगढ़ में धर्मनिरपेक्षता का झंडा लेके, अपनी स्कूटी जिस पे आप चलते हो, धर्मनिरपेक्षता का झंडा लेके अभी से लेके 17 तारीख तक घूम लो, आपको एक वोट भी नहीं मिल सकता धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। लोगों के लिए मायने नहीं रखती है धर्मनिरपेक्षता, लोगों के लिए हिंदुत्व मायने रखता है, लोगों के लिए आदिवासी ईसाई के लिए चर्च मायने रखता है, किसी के लिए कुर्मी समाज, किसी के लिए ब्राह्मण समाज, किसी के लिए अग्रवाल समाज ये मायने रखते हैं, जाति के संगठन मायने रखते हैं, किसी के लिए धर्म के संगठन मायने रखते हैं। कहीं कोई सामूहिक निर्णय भी काम आता है क्या? जैसे आपने जाति का जिक्र किया, हाँ। धर्म का जिक्र किया, क्या ऐसा भी होता है कि जाति आधार पे कोई गोलबंदी हो जाए और हाँ। वोट जो है, हाँ, होता सब है। उसको ही मिल जाए? हाँ, वोट के लिए नहीं होता, लिंचिंग के लिए होता है। जैसे हम तय करें कि ये आदमी जो है ये मांस लेके जा रहा है, शायद गो मांस होगा, तो इसको लिंचिंग के लिए नफरत जो है वो इस देश में फेविकोल से बड़ा बाइंडिंग एजेंट है, वो तुरंत लोगों को एक कर देता है। आप देखेंगे नफरत का फतवा देंगे, कहाँ कहाँ से लोग आके आपके साथ जुड़ जाएंगे, उसके लिए लोग एक हो जाते हैं, गोलबंदी हो जाती है, उसके लिए छेक के मारने के लिए गोलबंदी हो जाती है। आप कहेंगे कहीं जाकर कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, पता लगेगा आपके पाँव के नीचे कुत्ता सोया हुआ है, वो भी सिर उठा के आपको नहीं देखेगा कि ये क्या बोल रहा है। आप नफरत की बात करें, खड़े होके बोले इसने बाबा को मार डाला है करके, मैंने सुना हुआ है रायपुर की कोतवाली में, इसने मजार में आग लगा दी है, इसने बाबा को मार डाला है, इस किस्म के नारे मैंने सुने यहाँ पे। उसको लेके दंगा भड़क गया इस शहर में, ऐसा सुना हुआ है मैंने। उसको लेके तेजी से लोग एक होते हैं, नफरत को लेकर तेजी से लोग एक होते हैं, किसी के खिलाफ वोट देना है उसको लेके तेजी से एक होते हैं। लेकिन आपका जो सवाल है वो शायद एक सामूहिक जन चेतना का है, जाति चेतना का भी। ये जन चेतना जो है, सामूहिक जन चेतना, लोकतांत्रिक जन चेतना, धर्मनिरपेक्ष जन चेतना, ये सब अब निबंध लिखने की भाषा रह गई। आपने शुरुआत की थी, चुनावी जुमलों की एक भाषा है। जी बिल्कुल। अधिकांश अखबार नवीस उन्हीं जुमलों को यूज़ करते हैं, उनके पास तथ्य नहीं रहते तो विशेषण डाल देते हैं। मैंने कल परसों कहीं लिखा कि चुनावी भाषा से इन जुमलों को हटा दिया जाए, विशेषण को हटा दिया जाए, तो कंकाल में जितना हिस्सा बचेगा, शरीर के कंकाल में जितना बचता है उतना भी नहीं बचेगा अच्छे भले लोगों की रिपोर्ट में। बड़े बड़े रिपोर्टर्स की रिपोर्ट जो है वो ऐसे ही लफाजी से भरे रहती है, इन्हीं विशेषणों से भरे रहती है। इसी तरह से लोग सामूहिक जन चेतना जो है ये एक बहुत ही फरेबी किस्म का नामौजूद डायनासोर सुना था आपने? जी जी बिल्कुल। जो अब नहीं रह गए हैं, बच्चे लोगों के रबर के खिलौने में रहते हैं डायनासोर। हिंदुस्तानी वोटर की सामूहिक जन चेतना जो है वो डायनासोर से भी ज़्यादा ऑब्सोलीट हो चुकी है, डायनासोर से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। इस देश में सामूहिक जन चेतना नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अगर किसी के खिलाफ किसी को भड़काना चाहते हैं नफरत के लिए, हिंसा के लिए, उसके लिए जन चेतना जाग सकती है लोगों की। लेकिन अगर आप इसको सकारात्मक अर्थ में देख रहे हैं कि सामूहिक जन चेतना, इस प्रदेश की लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष न्यायपूर्ण जन चेतना, सामाजिक न्याय की जन चेतना, उसके बजाय उसको ढूंढने निकलेंगे तो आपको 40-50 डायनासोर पार करना पड़ेगा। उसके पीछे कहीं अगर मिल जाए जन चेतना तो मिल जाए। छत्तीसगढ़ की चुनावी चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार।